एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज में हम लोग आपके एमए सोशियोलॉजी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट कवर कर रहे थे और ये सब्जेक्ट आप लोग का पॉल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमपीएस 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मेजरली जो बच्चों का डाउट था वो था पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट में। थोड़े सा आइडियोलॉजी बैकग्राउंड समझ लो। यहाँ पे हम वर्कर मूवमेंट कवर कर रहे हैं, पीजेंट मूवमेंट के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी। बहुत कुछ मतलब अलग अलग मूवमेंट है उसमें भी, कि आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक किस तरीके से चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड हुई आगे। वर्कर मूवमेंट की बात करें तो वर्कर कौन होता है? कोई भी जो अपनी सर्विस सामने किसी एम्प्लॉयर को दे रहा है, ठीक है। वर्कर जो है ये आपके फैक्ट्री में काम करेंगे, ये क्या चाहते हैं? ये एक अच्छा काम करने का एनवायरनमेंट चाहते हैं, ये अच्छी खासी वेजेस चाहते हैं कि भाई जितना हम काम कर रहे हैं उतना तो पैसा हमें आप लोग दे दो, ठीक है। अच्छी खासी वेजेस चाहते हैं, अच्छा काम करने का एनवायरनमेंट चाहते हैं। आप थोड़ा सा इनके साथ क्या करो, एक्सप्लॉइटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो। मतलब क्या होता है इस वर्ड का, कि आप मुझसे काम करवा रहे हो दो लोगों का और सैलरी एक ही इंसान की दे रहे हो। आप मुझे बीच में काम के वेजेस ही नहीं दे, ब्रेक्स ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। मुझे कोई पूरे सातों के सातों दिन में से एक भी दिन में हॉलिडे ही नहीं मिल रहा है। तो किस तरीके से ये वर्कर मूवमेंट इंडिया में फ्लोरिश करे, कैसे इनकी सिक्योरिटी की बात की गई। आज की डेट में आप देखते हो कि वर्कर को सिक्योर करके रखा हुआ है। वर्कर्स की सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए हम उन्हें मतलब सोशल सिक्योरिटी के ध्यान दें तो हम प्रोविडेंट फंड देते हैं वर्कर्स को। हम वर्कर्स की वेजेस की बात करके चलते हैं कि भैया कितना वेजेस रहना चाहिए। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि गवर्नमेंट इस चीज को रेगुलेट करके चले सो दैट वर्कर सफर ना करे। हॉलीडेज की बात की जाती है, ब्रेक्स की बात की जाती है, इन्हें अलग अलग तरीके के बेनिफिट परक्यूजिट्स ये सब देने की बात की जाती है, सो दैट एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन जो है वो अच्छे से चलता रहे, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे उसी की बात को हमें देखना है क्या है वर्कर मूवमेंट। आज इधर उधर की बातें भी कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि कल एग्जाम है, ठीक है। कल के बाद फिर और कुछ बातें जो भी हैं हम लोग देखेंगे अगले सब्जेक्ट के लिए। वर्कर मूवमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे जैसे बाहर की कंट्री में स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई, तो वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगे और वर्कर काम करने लगे। तभी से ये चीज़ जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम्स जो थी वर्कर के साथ वो हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई जिससे वर्किंग क्लास इमर्ज होके आई। अब यहाँ से प्रॉब्लम होने लगी कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास में। ये कार्ल मार्क्स ने भी देखो आपको पता है कि बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट क्लास को क्या करा था, क्रिटिसाइज करा था और वर्किंग क्लास को प्रमोट करने की बात कर रहे थे। जिसके चलते ये क्या बोल रहे थे कि देयर आर सम पीपल जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, देयर आर सम पीपल जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं जो कि है कैपिटलिस्ट। वहीं कुछ लोग हैं हु डोंट हैव एनीथिंग। तो इन्होंने हैव्स और हैव नॉट्स में चीज़ों को कैटेगराइज करा और ये बोला कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है वर्किंग क्लास को और वर्किंग क्लास को यूनाइट होकर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर ये लोग यूनाइट होकर अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई और कुछ और नहीं कर सकता। किसी के पास भी पावर नहीं है कि वो कुछ कर पाएगा। तो यहीं पे ये बात हुई, इससे वर्कर्स जो थे वो थोड़ा सा पूरे वर्ल्ड के वर्कर यूनाइटेड फील करने लगे और उन्हें लगा कि भैया साथ में मिलके कुछ तो करने की ज़रूरत है। अब इस वजह से थोड़े से मिलिटेंट लेबर मूवमेंट हमें देखने को मिले। भाई अब लोग आवाज़ उठाएंगे, प्यार से नहीं सुनोगे तो बंदूक की नोक पे सुनाऊंगी। तो बहुत सारे मिलिटेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। फॉर्मल जो रजिस्टर है जहाँ पे काम करने का टाइम पैटर्न ये सब चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के जो कंट्रोल के अंदर जाती हैं वो चीज़ें, गवर्नमेंट के कोई भी जो प्रोविजंस आएंगे वो उन पे अप्लाई होती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है, जो मूवमेंट की बात की जा रही है, ये सिर्फ मिलिटेंट के लिए की जा रही है। किसके लिए? मिलिटेंट के लिए की जा रही है। मिलिटेंट वे में यहाँ पे काम हो रहा था, मतलब एक तो मिलिट्री यूज कर रहे थे प्लस ऑर्गेनाइज सेक्शन में ही हो रहा था, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर थे वो अभी भी सफर कर रहे थे, ठीक है। अब वर्किंग क्लास मूवमेंट इंडिया में कैसे इमर्ज हुआ अगर हम देखें तो इंडिया में जो वर्कर मूवमेंट है वो पहले मतलब क्या थे, पॉलिटिकल पार्टी के अंडर काम कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो एड्रेस नहीं किया गया, धीरे धीरे समझा गया तो एड्रेस करना स्टार्ट किया इनके इशू को। और ये पार्टीज के अंदर जैसे कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी, इन सब के अंडर, इन पार्टीज के अंडर इन वर्कर्स के मूवमेंट को रेस किया जा रहा था और अलग अलग तरीके की संस्थाएं, एसोसिएशन जो थी वो स्टैब्लिश की जा रही थी। अब यहाँ पे जो वर्किंग क्लास मूवमेंट थे वो क्यों थे? देखो वर्किंग क्लास मूवमेंट इसलिए था कि भैया जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना रखा है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती जा रही है उस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है वर्किंग क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास में, मतलब आपकी कैपिटलिस्ट क्लास में। जिस वजह से ये लोग एक्सप्लॉइटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं और वो हमारे यहाँ पे वर्कर्स के लिए क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। वर्कर्स कहाँ कहाँ काम कर रहे थे? प्लांटेशन फील्ड में, टी प्लांटेशन वगैरह, रेलवे में, कॉटन जूट मिल्स में, कोल माइनिंग में, इन सब जगह काम कर रहे थे।
अब अगर फादर ऑफ इंडियन वर्कर मूवमेंट की बात करूँ, अभी आगे इनके बारे में और बताऊंगी इन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम की थी, तो यहाँ पे ये कौन थे, ये थे राव बहादुर नारायण मेघाजी लोखंडे, यानी NM लोखंडे जो थे, इन्हें फादर ऑफ वर्कर मूवमेंट कहा जाता है। मतलब इन्होंने एक स्पीड दे दी, एक तरीके से हम वर्कर मूवमेंट को बोलेंगे। पहले छोटे छोटे मूवमेंट हुए इनसे पहले, बट इनके बाद थोड़ी सी स्पीड उन मूवमेंट्स को जो थी वो मिल गई थी। अब वर्कर मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में हम वर्कर मूवमेंट की बात करें तो 1870 से 1880 तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि भैया वर्किंग कंडीशन बढ़े, तो कुछ लेजिस्लेशन वगैरह के थ्रू हम बात कर लें कि हम कुछ क्या करें, ब्रिटिशर हमको क्या दे दें, कुछ ऐसी लेजिस्लेशन, कुछ ऐसे कानून पास कर दे जिससे हमारे यहाँ के वर्कर की कंडीशन इंप्रूव हो जाए। लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा कुछ मेजर चेंज आया नहीं। 1915 से 1922 में बहुत सारे मूवमेंट लाए गए वर्कर की कंडीशन के लिए, जिसमें होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वर्किंग सेक्टर भी जो था, वर्कर्स का सेक्शन भी पार्टिसिपेट कर रहा था। अब ये सेक्शन पूरे कॉपरेशन मूवमेंट एक्सप्लेन करने नहीं बैठना है आपको, बिकॉज इट इज नॉट द एग्जाम ऑफ हिस्ट्री, वो पूछ ही नहीं रहा है। बस आपको बताना है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन, वर्कर के इशू इन मूवमेंट में रेस करे जा रहे थे। बिकॉज आप देख रहे हो ऑलरेडी कितना कुछ कंटेंट इस आंसर में लिखने के लिए हमारे पास है। तो ट्रेड यूनियन से पहले क्या हो रहा था और ट्रेड यूनियन के बाद क्या हुआ, पहले देख लो पहले क्या हो रहा था, फिर ट्रेड यूनियन भी बता दूंगी क्या होता है। तो ट्रेड यूनियन से पहले देखो प्लांटेशन एंड माइन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था चीज़ों के, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं आया, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने नोटिस में नहीं डाला, तो इन लोगों ने खुद से ही क्या करा, प्रोटेस्ट करा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सोशल रिफॉर्मर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इस पॉइंट पे उन लोगों ने फोकस नहीं डाला, दैट्स वाई इन लोगों ने खुद से ही क्या करा, प्रोटेस्ट करा। उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करूं तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो था सोशल रिफॉर्मर का ध्यान गया, वो इन्वॉल्व हुए, प्रोटेस्ट हुए, संस्थाएं बनाई गई, ये सब काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब कुछ संस्थाएं जो ये काम कर रही थी, कुछ संस्थाएं जो वर्कर्स की आवाज बन रही थी, उनकी बात हमें देखनी है। तो पहली जो संस्था थी वो थी वर्किंग मेंस क्लब। सिर्फ नाम याद रखना है, याद कर पाओ, दो बार बोला ना, रट्टा मारना, दैट्स इट, यही लिख के आना है। आप सबके ऑब्जेक्टिव, सबके फंक्शंस मत याद करो, सबकी आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए, बस सब वर्कर के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। वर्कर्स के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वर्कर के साथ जो इल ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको दूर करने के लिए सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, इतना ध्यान रखना है। आई नो मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, फास्ट इसलिए बोल रही हूँ वीडियो थोड़ी छोटी रहे, जल्दी जल्दी चीज़ें कवर अप हो जाए और आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर भी हो जाए। तो वर्किंग मैंस क्लब जो है वो 1870 में आपका शशिपदा बनर्जी ने बंगाल में स्टैब्लिश किया। देन ब्रह्म समाज की बात करें, ब्रह्म समाज का भी एक मिशन था, वर्किंग मेंस मिशन। वर्किंग मेंस को लेके ये काम कर रहा था, जो कि मॉरल एजुकेशन देता था वर्किंग मेंस को, कि आपकी क्या मॉरलिटी बनती है, आपको किस तरीके से काम जो है वो करने चाहिए। देन बॉम्बे मिलहंद एसोसिएशन, बॉम्बे मिलहंद एसोसिएशन मतलब ये संस्था बनी 1890 में NM लोखंडे के अंदर। इसी के बाद NM लोखंडे मैंने फादर बताए थे, दीनबंधु नाम का एक आर्टिकल और न्यूज़पेपर भी ये क्या करने लगे थे, ये स्टार्ट करने लगे थे। फिर टाइम आया जब ट्रेड यूनियन स्टार्ट हुई। ट्रेड यूनियन मतलब लेबर ने बोला भैया अगर आवाज उठानी है तो मैं अकेली कुछ बोलूं, आप अकेले कुछ बोलो, बात नहीं बनेगी, हम सब मिलके एक संस्था बना लेते हैं, हम सब मिलके एक संस्था बनाते हैं, ज्यादा लोग मिलके संगठित होकर आवाज उठाएंगे तो हमारी बातें सुनी जाएंगी और हम अपने एम्प्लॉयर्स पे जो चीज वो इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमें कम वेजेस दे रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ हम थोड़ी बहुत आवाज रेज कर पाएंगे और हमारे इशू को सुना जाएगा। तो यहाँ पे यूनियंस बननी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले 1918 में मद्रास लेबर यूनियन बनी, ये लेबर की पहली ट्रेड यूनियन थी, मद्रास लेबर यूनियन 1918 में। फिर टेक्सटाइल को सेक्टर को लेके एक लेबर की एसोसिएशन बनी, जिसे मजदूर महाजन संघ भी बोला गया, ये अहमदाबाद में 1920 में बनी। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत फेमस एक एसोसिएशन रही, जो कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय की लीडरशिप में बनी थी, जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन लाना चाहती थी कि लेबर से, वर्कर से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं इन सबको इस एक छत के नीचे ले आओ, यहाँ पे बात करो, यहाँ पे डिस्कशन करो, ये संस्था आपकी आवाज बनेगी और ये संस्था आपकी आवाज आगे तक पहुंचाएगी। तो लाला लाजपत राय बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं 1 मार्कर में, मतलब आपके MCQ में ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके बाद ILO भी बना 1990 पे, इसने तो मतलब चेरी ऑन द केक का काम करा कि एक बहुत लेबर्स के लिए, बहुत वेलफेयर, लेबर के लिए एक बहुत सिक्योरिटी वाली बात थी। ये कोई सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, ये इंटरनेशनल लेवल पे बनी एक संस्था थी, जिसकी फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल, जिसकी फुल फॉर्म है, इंटर पेन भी इतना चल चल के थक चुका है अब, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेवल पे लेबर के मुद्दे सुनने की बात कर रही थी, इसने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नियम कानून बना दिए थे लेबर्स के वेलफेयर के लिए।
फिर ट्रेड यूनियन एक्ट भी आ गया था 1926 में, मैंने सिर्फ नाम लिखे, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करी है चीज़ें, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर देखो अलग अलग पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो कम्युनिज्म का कंसेप्ट है ये कहता है कि सबके भाई पब्लिक के पास रिसोर्सेज का होल्ड होना चाहिए। हालांकि कम्युनिज्म को कार्ल मार्क्स, जिस तरीके से कार्ल मार्क्स ने जिस कम्युनिज्म की बात की थी ना, वो तो काल्पनिक है। उसके बाद जिन लोगों ने इनको अप्लाई करा ना, वो कम्युनिज्म उस तरीके से नहीं अप्लाई कर पाया, उनके कम्युनिज्म में कहीं ना कहीं वॉयलेंस आ गया था। बट अभी कम्युनिज्म हमारा टॉपिक नहीं है, तो बट हम ये देखेंगे कि ये जो थी ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी और वाल्डेमर लेनिन की थ्योरी से ये हमारा सीपीआई का कंसेप्ट जो था वो निकल के आ रहा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अलग अलग क्या करा, वर्कर मूवमेंट को क्या करा, एक पेस प्रोवाइड करा, एक स्पीड प्रोवाइड करी और एक स्ट्रेंथन करा इन मूवमेंट को। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ भैया, भारतीय मजदूर संघ बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी डीपीएसपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लेबर की वेलफेयर की बात करते हैं, वहां पे लेबर के फ्री वेजेस वगैरह इन सबको, मतलब वेजेस वगैरह की बात की जाती है, ठीक है। लेजिस्लेशन, कानून की बात करें तो बहुत सारे लेजिस्लेटिव एक्ट पास हुए हैं रिगार्डिंग दिस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन करके आप चल सकते हो कि बहुत सारी लेजिस्लेशन जो है आई है। अभी रिसेंटली कोड ऑफ वेजेस बिल की बहुत सारे हम एक्ट हैं, सब में अलग अलग प्रोविजन है, तो प्रॉब्लम होती है, हम सब मर्ज करके एक जगह लेके आ रहे हैं। तो कोड ऑफ वेजेस बिल जो है रिसेंटली भी ये गवर्नमेंट ने पास करा है, लिख दोगे तो आपके आंसर में बिल्कुल मतलब क्या हो जाएगा, आपके आंसर को पढ़ के एग्जामिनर अगर अंडरलाइन कर दोगे, इस पॉइंट को हाईलाइट कर दोगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि भैया बच्चा थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा है। अब इस आंसर में एलपीजी का यूज कैसे करोगे, इस आंसर में एलपीजी का यूज बस इतना करना है कि एलपीजी आया ना, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, चीजें लिबरल हुई, तो यहाँ पे वर्कर्स पे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब प्राइवेट कंपनी की अपनी मर्जी है भाई, जहां मुझे फायदा होगा मैं लोगों को रखूंगी, नहीं है तो मैं निकाल दूंगी, मैं 4 लोगों से एक का काम कराऊंगी, मेरी मर्जी है, मैं सैलरी दे रही हूँ, मैं अपने हिसाब से काम कराऊंगी। हायर एंड फायर की पॉलिसी, जो क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है मैं हायर कर रही हूँ, जब आप काम नहीं करके दे रहे हो, चीजें नहीं कर रहे हो अप टू द मार्क, आई विल फायर यू एंड हायर समवन एल्स, ठीक है। तो आज की जो हमारी सिचुएशन है वो थोड़ी सी किस वजह से क्या देखने को मिलता है, एलपीजी के बाद की चीजें जो है वो हम आज यहाँ पे देख रहे हैं। बट स्टिल बहुत सारी लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो थोड़े बहुत है ही, बट लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी बहुत सारे आ गए हैं जो लेबर को प्रोटेक्शन, वर्कर्स को प्रोटेक्शन देके चल रहे हैं। सो दैट्स हाउ आपका ये वर्कर मूवमेंट प्रोसीड करेगा। आंसर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, लेबर एंड वर्कर पीसेंट मूवमेंट एक ही क्वेश्चन में पूछ ले तो कितना लिखना है, तो ये जो बातें मैंने बोली है इतना एक्सप्लेन नहीं करना, टू द पॉइंट मेन बातें लिखनी है बस, कि ये चीजें आई, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये चीज कर सकते हो। और फिर पीजेंट मूवमेंट में भी इसी तरीके से हम कुछ कुछ बातें करेंगे। बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट में रिवोल्ट आएंगे, बट सबकी मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, बहुत सारे रिवोल्ट है, कितने देखोगे, इंडिगो रिवोल्ट है, मोपला रिवोल्ट है, पाबना रिवोल्ट है, बहुत सारे रिवोल्ट है, चंपारण रिवोल्ट है, तो उसमें मैं सब में थोड़ी बस बेसिक सी एक दो लाइंस लिखूंगी, सो दैट एग्जाम में अगर दोनों मिक्स होके आ जाए तो भी आप आंसर कर पाओ और अलग अलग आए तो भी आप आंसर कर पाओ। थोड़ी देर में अब मतलब अभी मेरी 6 o'clock पे, मैंने आपको बोला था 6 o'clock पे वीडियो 6 से 6:30 के बीच में करूंगी, बिकॉज 6 o'clock मेरी एक क्लास खत्म होती है जो 6:15 पे खत्म हुई, तो मैंने 6:15 से इस नोट्स को फिर कंपाइल अप करके आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। अभी मेरे को बस 5-10-15 मिनट का मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी, बिकॉज इट्स मंडे और आज थोड़ा सा फास्ट है, तो मैं 15 मिनट का ब्रेक लेके, एक थोड़ा सा टी ब्रेक टाइप लेके मैं आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो विद इन हाफ एन आवर या हो सकता है 40 मिनट्स के गैप के बाद मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूंगी। तब तक इसे पढ़िए, अच्छे से लर्न करिए, बाकी टॉपिक जो डाउट है मुझे बताइए, वीडियो वर्क करेगी अभी 9-10 बजे तक, उसके बाद ऑडियो में हम लोग जो है अच्छे से रिवीजन करेंगे। आई एम विद यू, अभी मतलब आज लेट नाइट तक जग के 12-1-2 बजे तक जग के भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।